नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय हीरक जयंती के अवसर पर जो है महंत दिग्विजयनाथ प्रेक्षागृह एवं हीरक जयंती द्वार का शिलान्यास किया और हीरक जयंती स्पोर्ट्स स्टेडियम के शिलापट का अनावरण किया। समारोह के अवसर पर मैं प्रदेश सरकार की ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। 75 वर्ष की शानदार यात्रा को आज विराम देते हुए एक नई यात्रा को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से आपके सामने कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर भी है, स्मरण करने, उन स्मृतियों को ताजा करने का अवसर भी है और आगामी 25 वर्ष की कार्य योजना को बनाने का भी एक अवसर आप सबके सामने है। और मुझे अच्छा लगा कि जब हम हीरक जयंती समारोह के इस आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं तो विश्वविद्यालय के कुछ आचार्यों को, पुरातन छात्रों को विश्वविद्यालय ने स्मरण किया, उनका सम्मान किया। मैं भी उन सभी पुरातन आचार्यों को और छात्रों को यहां पर हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। गोरखपुर विश्वविद्यालय 1 मई 1950 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा इसकी भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। याद करिए, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नोटिफिकेशन जारी होता है। 26 जनवरी 1950 को भारत अपना संविधान लागू करता है और भारत के संविधान लागू होने के बाद आजाद भारत का ये पहला विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित होता है। लेकिन ये यात्रा अचानक प्रारंभ नहीं हुई। विश्वविद्यालय गोरखपुर में हो, यह देश आजाद होते समय यह भाव सबके सामने आया। गोरखपुर के कुछ मानिंद थे, उस समय चाहते थे कि गोरखपुर में उच्च शिक्षा का केंद्र बने। संसाधन नहीं थे, कनेक्टिविटी भी नहीं थी। गोरखपुर को कहीं से भी जोड़ने के लिए कोई व्यवस्थित कनेक्टिविटी नहीं थी। और तब ये प्रस्ताव जब सबसे पहले सामने आया था, उस समय यहां के वरिष्ठ अधिवक्ता पंडित बब्बन मिश्र जी, जो गोरखपीठ के शिष्य थे, उन्होंने और डॉक्टर पीसी चाको, सेंट एंड्रूज कॉलेज के प्राचार्य, इन दोनों में भी मित्रता थी। इन दोनों ने चर्चा की कि कैसे विश्वविद्यालय की स्थापना होनी हो, इसके लिए कुछ चर्चा आगे बढ़ाया जाए। तो ये दोनों लोग महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के पास गए कि देश आजाद हो गया है, स्वतंत्र भारत के लिए यहां पर अगर विश्वविद्यालय की हम मांग करेंगे तो हो सकता है विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाए। तो महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के साथ जुड़ाव होने के नाते और गोरखपीठ का एक गेस्ट हाउस रानीखेत में होने के नाते पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के साथ उनके बहुत निकट के संबंध थे। तो यह तय हुआ कि एक समिति गोरखपुर से चल करके मुख्यमंत्री से मिले, उनके सामने प्रस्ताव रखे और फिर गोरखपुर से एक समिति आजाद होते ही, जब उस समय के प्रीमियर के रूप में, जो मुख्यमंत्री के रूप में ही जिनका दायित्व था वो कार्य कर रहे थे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत,
तो पंत जी के पास जाते हैं तो पंत जी ने कहा देखो पैसा है नहीं, पैसा नहीं है। मेरठ से भी मांग हो रही है विश्वविद्यालय स्थापना की, अन्य जगहों से भी मांग आ रही है, लेकिन राज्य सरकार के पास इस समय पैसा नहीं है कि हम कोई विश्वविद्यालय बना सकें। हां, अगर उस क्षेत्र के लोग मिलकर के चंदा इकट्ठा करके कुछ पूंजी इकट्ठा कर सकें तो हम गोरखपुर एक विश्वविद्यालय स्थापना की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। और तब यहां पर चर्चा हुई वैल्यूएशन के बारे में कि कितना पैसा चाहिए, तो लगभग 50 लाख रुपए की पूंजी चाहिए थी, जिसमें विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रदेश सरकार उसमें अपनी सहमति देती। इतनी पूंजी किसी के पास नहीं थी। कैसे होगा, ये कार्यक्रम कैसे बने? इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जब चर्चा चली तो फिर ये बात हुई कि वैल्यूएशन हो। 2 कॉलेज गोरखपुर में चलते थे, गोरखपीठ की ओर से संचालित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से महाराणा प्रताप कॉलेज और चर्च के द्वारा संचालित होता था सेंट एंड्रूज कॉलेज। इन दोनों संस्थाओं को मिलाकर के प्रॉपर्टी इतनी हो सकती है, इसका वैल्यूएशन इतना हो सकता है और विश्वविद्यालय की स्थापना इससे किया जाए, ये प्रस्ताव शासन के पास गया। लेकिन इससे पहले कि यह प्रस्ताव कार्यरूप ले, अल्पसंख्यक संस्थाओं को मिले विशेष अधिकारों के तहत सेंट एंड्रूज कॉलेज ने मना कर दिया कि हम अपनी संस्था नहीं दे पाएंगे। अब विश्वविद्यालय का जो मामला था वो अधर में फिट लटका। फिर ये बात आगे बढ़ी और जब आगे बढ़ी फिर मंदिर से कहा गया क्या हो सकता है। मंदिर ने फिर एक नए कॉलेज की स्थापना की। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े हुए थे सर सुरेंद्र सिंह मजीठिया, सरदार नगर में एक चीनी मिल का संचालन करते थे, बड़े लोकप्रिय समाजसेवी थे और अनेक कार्यक्रमों के साथ यहां पर गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में उनका योगदान होता था। उनको जोड़ा गया, भाई जी को जोड़ा गया और फिर एक समिति गठित होती है जिसमें डॉक्टर के.एन. लाहिड़ी भी थे जो गोरखपुर के पहले चिकित्सकों में माने जाते हैं, मकसूदन दास जी थे जो गोरखपुर के प्रमुख रईस थे। अन्य ऐसे प्रमुख परिवारों को जोड़ने के बाद फिर ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी और संजोग से उसी समय यहां पे स्वर्गीय सूरतमणि त्रिपाठी जी गोरखपुर में जिलाधिकारी के रूप में आगे यहां पर वे आए और फिर इसको एक गति देने का काम हुआ। प्रदेश सरकार के सामने प्रस्ताव दिया गया कि अब ये समिति इतनी प्रॉपर्टी या इतने का हार्ड कैश आपको उपलब्ध करवाएगी और तब यहां पे विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य प्रारंभ हो पाया और गोरखपुर विश्वविद्यालय की एक आधारशिला प्रारंभ हुई। मैं सबसे पहले विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए योगदान देने वाले इन सभी महान विभूतियों को, जिन्होंने साधना करके तपस्या करके उस संपत्ति को बनाया, लेकिन पूर्वांचल के हित को ध्यान में रख करके उन्होंने विश्वविद्यालय के लिए सब कुछ अपना समर्पित किया, उन सभी विभूतियों की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें नम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। विश्वविद्यालय की आधारशिला बने उस समय के पहले कुलपति प्रोफेसर बीएन झा। झा जी बहुत एक विद्वान आदमी थे, संभवतः केमिस्ट्री के वे प्रोफेसर थे और प्रोफेसर बीएन झा इसकी आधारशिला बने और महाराणा प्रताप महाविद्यालय के जितने भी उस समय के शिक्षक थे, क्योंकि जब महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद महाराणा प्रताप कॉलेज और महिला कॉलेज को विश्वविद्यालय को देने के लिए उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी को विश्वविद्यालय को सौंपने की बात हुई थी, यह भी शर्त था कि विश्वविद्यालय के जितने भी प्रोफेसर होंगे, उस महाविद्यालय के जितने भी आचार्यगण होंगे, वे सभी विश्वविद्यालय में जाएंगे और विश्वविद्यालय के साथ उनकी सेवाएं भी जोड़ी जाएंगी और वे सभी लोग
इस विश्वविद्यालय की आधारशिला बने थे। उन्होंने विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में योगदान दिया था और विश्वविद्यालय की प्रारंभिक प्रस्तावना ही बहुत मजबूत नींव पर आधारित थी। उस मजबूत नींव पर बनी हुई इमारत ही आज 75 वर्ष की शानदार यात्रा के साथ हमें इन स्मृतियों के साथ जोड़ने का एक अवसर दे रहा है। और सचमुच इस 75 वर्ष की शानदार यात्रा के लिए मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। विश्वविद्यालय के पास एक अवसर है इन 75 वर्षों के कार्यों का मूल्यांकन करने का, क्योंकि विश्वविद्यालय ने अनेक विद्वान आचार्य दिए जिन्होंने अपने फील्ड में कुछ विशिष्ट करके दिखाया। नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर जिनकी अपनी ख्याति थी, अलग अलग फील्ड के थे। कोई फिजिक्स का था, कोई मैथ्स का था, कोई केमिस्ट्री का था, कोई सोशल साइंस का था, कोई ज्योग्राफी का था, कोई लॉ का था। अलग अलग फील्ड में उन लोगों ने इस क्षेत्र को, गोरखपुर को और इस विश्वविद्यालय को एक नई पहचान दिलाई। और गोरखपुर विश्वविद्यालय ने एक लंबी छात्र श्रृंखला भी खड़ी की, पुरातन छात्रों को यहां से दिया, जिन पुरातन छात्र समाज जीवन में और अलग अलग क्षेत्र में जिन्होंने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। विश्वविद्यालय के पास एक अवसर है, हीरक जयंती वर्ष के अवसर पर अपने सभी पुरातन छात्रों को, अलग अलग वर्षों के छात्रों को एकत्र करने का एक अवसर होगा। क्योंकि 75 वर्ष की यात्रा है तो स्वाभाविक रूप से 75 वर्ष पहले जो लोग आए होंगे उनमें से बहुत सारे लोग नहीं होंगे, लेकिन बाद के वर्ष के बहुत सारे छात्रों की उपस्थिति अलग अलग फील्ड में होगी। बहुत सारे पुरातन छात्रों में देख रहा हूं, डॉक्टर बिभ्राट चंद्र कौशिक तो यहीं के छात्र हैं। यहां छात्र संघ के महामंत्री भी थे, अध्यक्ष भी थे और इस समय प्रोफेसर हैं। अभी रिटायर तो नहीं हुए, अभी हैं, अभी उनकी सेवाएं हैं, अभी सेवा दे रहे हैं, लेकिन वे भी अवकाश ग्रहण करने वाले हैं कुछ ही महीनों के बाद। डॉक्टर संजीव गुप्ता यहीं के छात्र होंगे, इस समय कुलपति है। लोकनायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के कुलपति हैं। इसी विश्वविद्यालय के प्राध्यापक प्रोफेसर के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है, ऐसे विशिष्ट जन आज भी मौजूद हैं और उनको बुलवा करके पुराने जितने भी, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह इसी विश्वविद्यालय के छात्र हैं। मैथ से उन्होंने पीएचडी यहीं से की, एमएससी यहीं से की, बीएससी यहीं से की, वे सब यहीं से। आप तो खैर मेडिकल के थे। लेकिन ये सभी गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य कैंपस से जुड़े हुए छात्र रहे हैं और हैं भी। लेकिन एक अवसर है इन 75 वर्षों के कार्यों का मूल्यांकन करने का, उसको जोड़ने का और उसके साथ विश्वविद्यालय की आगामी 25 वर्ष की एक बेहतरीन कार्य योजना को आगे बढ़ाने का, जो विश्वविद्यालय की रैंकिंग को बेहतर कर सकें। केवल राज्य में ही नहीं, देश में नहीं, बल्कि ग्लोबल रैंकिंग में गोरखपुर विश्वविद्यालय का अपना स्थान हो, इसको बनाने के लिए और प्रत्येक क्षेत्र में। देखिए, संभव नहीं होता है किसी व्यक्ति के लिए, किसी संस्था के लिए कि वह प्रत्येक क्षेत्र में आगे हो जाए, नहीं संभव है। कोई व्यक्ति ये बोले कि मैं हर एक फील्ड में परफेक्ट हो जाऊंगा, संभव नहीं है, किसी एक क्षेत्र में होगा। अभी रविकिशन कह रहे थे कि क्या मैं विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हो सकता हूं। मैंने कहा भी आप प्रोफेसर नहीं हो सकते, लेकिन विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आपकी सेवाएं ली जा सकती है, क्योंकि उनके पास डिग्री नहीं होगी। लेकिन वो कह रहे थे मैं पढ़ाना चाहता हूं। मैंने कहा पढ़ाना इसलिए चाहते हैं, पैसा देने से बचना चाहते हैं, इसलिए आप यहां जुड़ना चाहते हैं। मैंने कहा भी नहीं, आप यहां के
ललित कला संकाय के साथ जुड़िए, वहां के छात्रों के साथ अगर आप जुड़ेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, छात्रों को भी अपनी कला के प्रदर्शन करने में आगे एक अच्छा अवसर प्राप्त होगा। और हमें समाज जीवन से जुड़े हुए अलग अलग लोगों को भी उसके साथ जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन कोई एक क्षेत्र चुनिए जिसमें आपको कुछ विशिष्टता प्राप्त हो सके। याद रखना, गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना जब हुई थी, यहां की स्थिति को देख करके राज्य सरकार ने भी और उस समय के जो अलग अलग फील्ड के विशेषज्ञ थे, उनका यह मानना था कि गोरखपुर में विश्वविद्यालय को हमें ग्रामीण विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता देनी चाहिए। ग्रामीण विकास की अवधारणा को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने में विश्वविद्यालय किस किस भूमिका के साथ कार्य कर सकता है। जो आपके पास है आप उसी का बेहतर उपयोग कर सकते हैं, जिसको कम मेहनत में, जिसको आप कह सकते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स, जिसको आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, उसे प्राप्त करने की दिशा में कौन से ऐसे क्षेत्र होंगे। 1950 में भाव आया था कि गोरखपुर विश्वविद्यालय को एक ग्रामीण विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता देकर के ग्रामीण विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि वह कालखंड ऐसा था जब भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान उस समय ये लगभग 50% से अधिक था, कृषि पर आधारित था। पूरे देश के अंदर इस प्रकार की स्थितियां थी, देश के सामने चैलेंज थे, टेक्नोलॉजी का कोई नाम लेने वाला नहीं था, कनेक्टिविटी नहीं थी, बुनियादी सुविधाएं नहीं थी। उन स्थितियों में यहां के बारे में बात आई थी कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। आप याद करिए ना, गोरखपुर की कनेक्टिविटी की स्थिति क्या थी। राजघाट में जो पुराना पुल है वो नहीं था, वो तो 1964 में बना है। यानी उससे पहले गोरखपुर में आने के लिए पेंटून था या नाव से लोग आते थे, और मान करिए नाव से कितने लोग आते रहे होंगे, कल्पना करिए। यानी कम आवागमन था। आप वाराणसी भी नहीं जा सकते थे क्योंकि बीच में तो राप्ती नदी है, और लखनऊ जाने का तो सवाल ही नहीं होता है क्योंकि राप्ती नदी थी ही। तो कनेक्टिविटी नहीं थी। रेलवे आ चुकी थी, रेलवे जरूर आती थी लेकिन छोटी लाइन थी, मीटर गेज था। उद्योग के नाम पे चीनी मिलें थी, चीनी मिलें भी कम क्षमता की थी। उत्पादन इतना अच्छा नहीं हो पाता था क्योंकि लोगों के पास सिंचाई के साधन भी कम थे, बिजली नहीं थी, कम थी। उस समय केरोसिन या डीजल की संभावना भी ना के बराबर था, बहुत कम मिल पाता था। अन्य संसाधन भी नहीं थे क्योंकि इनके लिए कनेक्टिविटी बहुत आवश्यक है। कोई केरोसिन जमीन के नीचे से तो निकलेगा नहीं, यहां पे डीजल या पेट्रोल जमीन के नीचे से तो निकलेगा नहीं। इन सभी के लिए उस समय के भाव के अनुरूप यह था कि एक विश्वविद्यालय ऐसा बनाया जाए जो ग्रामीण विकास में अपना योगदान दे सके। लेकिन धीरे धीरे करके गोरखपुर में उस समय के आचार्यों ने मेहनत किया, परिश्रम किया, एक सुदृढ़ नींव खड़ी की और विश्वविद्यालय गोरखपुर विश्वविद्यालय के रूप में अपनी एक शानदार यात्रा के साथ आगे बढ़ा। लेकिन किसी एक क्षेत्र को जिसमें आपकी विशेषज्ञता आगे बढ़ सकती हो, विश्वविद्यालय को एक पहचान दिला सकती हो, उस क्षेत्र को चिन्हित करना, उसमें ऐसा कार्य करना जो आपको एक नई पहचान दिला सके। कहीं भी देश के अंदर कोई ऐसा कार्य हो तो लोग याद करें कि हां, उसके लिए याद करें कि हां, उस विश्वविद्यालय के पास ये विशिष्टता। आज भी हम देखते हैं अलग अलग संस्थान अपनी एक विशिष्टता को लेकर के अपनी पहचान को बनाने के लिए संघर्ष करते हैं, और विश्वविद्यालय को भी अगले 25 वर्ष की अपनी कार्य योजना को बनाते समय
सर्वांगीण विकास की इस भाव को तो रखना है, लेकिन विशिष्टता हमारी किस फील्ड में हो सकती है, उस फील्ड की उस विशेषज्ञता के लिए अपने नए प्रयास को आगे बढ़ाना होगा। याद रखना, जीवन में ढेर सारे अवसर मिलेंगे आपको आगे बढ़ने के। हर दिन आपके लिए एक अवसर होता है, लेकिन उस अवसर को हम अपने अनुरूप, अपने संस्थान के अनुरूप कैसे मोड़ सकें, वह एक कार्य योजना तैयार करना और उसको समय रहते निर्णय ले लेना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आप याद करिए, लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के मेधावी छात्रों ने इस साल आईएससी और आईसीएसई बोर्ड परीक्षाओं में अपने पिछले सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए नए कीर्तिमान स्थापित कर पूरे देश में लखनऊ का नाम रोशन किया है। जहां एक और सीएमएस के 8 छात्रों आईएससी बोर्ड परीक्षा में 99.75% अंक अर्जित कर इतिहास रचा है, तो वहीं दूसरी ओर आईसीएसई बोर्ड परीक्षा में 2 छात्रों को 99.60% अंक अर्जित कर अपने मेधात्व का परचम लहराया है। खास बात यह है कि इस साल सीएमएस के 43 छात्रों ने ऑल इंडिया प्रथम, द्वितीय और तृतीय रैंक अर्जित कर नया इतिहास सृजित किया है, जबकि 72 छात्रों ने 99% से अधिक अंक अर्जित कर एक बार फिर से साबित कर दिया है कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में सिटी मॉन्टेसरी से आगे है। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।